हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेटर होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था और कुछ एक प्रिंसिपल्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल हमने किया था डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड जो हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया था दैट वाज डिसिप्लिन। फोर्थ हमने डिस्कस किया था हमारा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। और फिफ्थ प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और इन दोनों के बीच का हमने क्या किया था, डिफरेंस किया। तो इस तरह से हम 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं और ये प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, हेनरी फेयोल ने दिए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 6th प्रिंसिपल दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ individual interest. Subordination of individual interest over general interest. क्या है हमारा प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। तो देखिए क्या हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इस प्रिंसिपल में। इस प्रिंसिपल में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन्स काम कर रहे हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या जो मैनेजर्स हैं, इनके आगे देखिए 2 चीज़ें। एक तो है इनका अपना खुद का इंटरेस्ट, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट बोल लें या फिर पर्सनल इंटरेस्ट बोल रहे हैं। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर मतलब फेवर की बात कर रहे हैं हम लोग, हित की बात कर रहे हैं। एक तो उनके आगे है कि अपना खुद का फायदा, दूसरा इनके आगे है ऑर्गेनाइजेशन का फायदा। इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट। तो देखिए एक एम्प्लॉय है या एक मैनेजर है, सोचिए आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, तो जब भी आप कोई स्टेप ले रहे हैं तो आपके आगे 2 चीज़ें आई। एक तो आपका खुद का इंटरेस्ट यानी कि आप अपने फेवर में सोचेंगे, दूसरा कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, आप ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में सोचेंगे। अगर देखिए ऑर्गेनाइजेशन का फेवर भी वही स्टेप लेने में है और आपका खुद का फेवर भी वही सेम स्टेप लेने में है, तो किसी तरह की कोई डिफिकल्टी अराइज नहीं होगी। आप वही स्टेप ले लेंगे जिसमें आपका खुद का भी फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए कि जिसमें आपका खुद का फायदा है और ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं है, या फिर आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या मतलब डिसीजन लेना है, ऐसे में एक मैनेजर को क्या डिसीजन लेना है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजर को ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो, जो स्टेप ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो ऐसा स्टेप लेना है। हालांकि चाहे उसे खुद को थोड़ा बहुत लॉस सफर करना पड़े, उस डिसीजन को लेने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ, लेकिन अगर उस पर्सनली मैनेजर को थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको वो लॉस बियर कर लेना चाहिए, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन के फेवर के बारे में सबसे पहले सोचना है। क्यों ऐसा बोला गया, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कितने लोग हैं, सोचो 500 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्कर्स, वॉचमैन, पियन, सबसे लेकर टॉप लेवल मैनेजर तक 500 लोग काम कर रहे हैं।
तो आप उनके बारे में सोचेंगे या फिर आप अकेले अपने एक पर्सन के बारे में सोचेंगे? नॉर्मल सी बात है, आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सोचना है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, आपको अपनी इंटरेस्ट को बाद में लेना है। जनरल इंटरेस्ट जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचना है। क्लियर? अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस प्रिंसिपल को। देखिए, एक मैनेजर है कंपनी, ठीक है, और सोचिए वो है परचेज मैनेजर। कौन है वो? परचेज मैनेजर। अब ये जो परचेज मैनेजर है, इसको क्या करना है कंपनी के लिए? इसको रॉ मटेरियल परचेज करना है ताकि जो प्रोडक्शन है हमारी वो कंटिन्यूस को किया जा सके। तो परचेज मैनेजर रॉ मटेरियल को परचेज करता है। अब इसका जो बेटा सन ऑफ परचेज मैनेजर, वो है मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, या फिर यूं कह ले कि जो परचेज मैनेजर का सन है वो वही रॉ मटेरियल सेल करता है जो रॉ मटेरियल हमारी कंपनी को चाहिए। अब ये जो परचेज मैनेजर है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपने बेटे से मतलब अपने सन से थोड़ा सस्ते में रॉ मटेरियल दिलवा दे कंपनी को, तो इससे क्या होगा? पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। किस तरह से फायदा होगा कि जब हमें रॉ मटेरियल ही सस्ता मिल गया तो ऑटोमेटिकली जो हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होगी तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं इस मैनेजर की सैलरी बढ़ेगी। हो सकता है कंपनी से अलग से बोनस दे दे कि इसने अपने सन से जो रॉ मटेरियल दिलवाया है कंपनी को वो सस्ते में दिलवा दिया। हालांकि अगर ये अपने बेटे से कंपनी को रॉ मटेरियल सस्ते में दिलवा देता है तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं इसके बेटे का थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, ठीक है। एक तो था ये ऑप्शन जो कि है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये था कि ये अपने बेटे से रॉ मटेरियल महंगे में दिलवाए कंपनी को। इससे क्या होगा? कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब कि जो अदर कंपनीज है जो हमारे जैसा प्रोडक्ट बना रही हैं तो उनसे ज़्यादा हमारी कॉस्ट हो जाएगी, उनसे ज़्यादा हमारी कॉस्ट होगी तो जो सेल प्राइस है हमारे प्रोडक्ट का वो भी बढ़ेगा। सेल प्राइस हमारे प्रोडक्ट का ज़्यादा है, बाकी कंपनीज जो सेम प्रोडक्ट बना रही है उसका सेल प्राइस कम है, तो सोचिए कस्टमर्स क्या हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। अल्टीमेटली पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा और इसमें इस परचेज मैनेजर का भी लॉस हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो इससे क्या है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ इस पर्सन को इंडिविजुअली भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है और जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसमें कोऑर्डिनेशन बना करके चले। सभी को फायदा होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, ठीक है। अगर एक अकेले पर्सन के बारे में सोचे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं सभी को क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। तो समझ में आया इस प्रिंसिपल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट को पहले रखा जाए, मतलब प्रेफर किया जाए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को यानी कि बाद में रखा जाए। ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में पहले सोचना है और इंडिविजुअल फेवर में बाद में सोचना है। तो अब आपके सामने फिर से दो सिचुएशंस हैं कि आपके मतलब आपको पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना है या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। मैनेजर को अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से डिसीजन लेना होता है कि उसमें उसका खुद का भी बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन का भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाए। क्लियर हुआ ये प्रिंसिपल? अब हम देखते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट्स। क्या होंगे इसके पॉजिटिव और वॉयलेटिंग इफेक्ट्स? क्या हो सकते हैं? देखिए पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहला तो क्या रहेगा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड इजीली। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है से इजीली अचीव किया जा सकेगा।
सेकेंड कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। जनरल या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल, या फिर इसे आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर कि कोऑर्डिनेशन बन जाएगा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में, यानी कि जो अब मैनेजर की हम जिसकी बात कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं खुद का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया। अब वो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में जब जॉब कर रहा है तो किस पर्पज से, कि उसे सैलरी अच्छी मिले, सैलरी के साथ साथ उसे बोनस मिले, ठीक है, और प्रमोशन मिले, उसकी सैलरी इंक्रीज होती जाए। तो ये सब जो उसके ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव था, वो पूरा होता जाएगा कब, अगर कंपनी कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को भी कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी ग्रो करेगी। तो इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेंगे इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में, यानी कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है और जो कंपनी के एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव है, दोनों में क्या बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। तीसरा क्या होगा, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी अमंग एम्प्लॉयज। जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनमें क्या होगा, ह्यूमैनिटी बढ़ेगी, मतलब इंसानियत की भावना आएगी कि मैं अपने बारे में ना सोच करके, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं हो जाऊँ, मुझे क्या करना है, सबके बारे में सोचना है। ह्यूमैनिटी, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी अमंग एम्प्लॉयज, ठीक है। अब इसके वॉलेटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे। सॉरी, देखिए किस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो पा रहा था, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव्ड इजीली, कांट बी अचीव्ड इजीली। क्लियर, इसी से रिलेट करके देखते हैं हम। अब दूसरा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होगा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पर ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज है वो कैसे होंगे, सेल्फिश होंगे, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो आपस में जेलस भी फील करने लगे, क्योंकि अब ये परचेज मैनेजर है, अब अगर अब ये अपने सन से महंगे में रॉ मटेरियल दिलवाता है तो बाकी जो ब्रांच के मैनेजर्स हैं, मतलब बाकी जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, वो जेलस फील करेंगे कि ये परचेज मैनेजर अच्छा है भाई, ये तो फायदे में जा रहा है, हम यहाँ काम कर करके मरे जा रहे हैं और कंपनी फिर भी नुकसान में है। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनमें हो सकता है कन्फ्लिक्ट भी हो जाए और कोऑर्डिनेशन जो है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। थर्ड क्या होगा, यहाँ पर बोला कि सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी अमंग एम्प्लॉयज, और वॉलेटिंग इफेक्ट क्या होगा, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो ये जो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी ये तो कहीं रही ही नहीं। क्यों, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा, कहीं ना कहीं मतलब केयरलेस हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और सब क्या करेंगे, अपने अपने बारे में सोचेंगे। तो देखिए ये था हमारा प्रिंसिपल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज फेयर रेम्यूनरेशन। हाँ जी, तो देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल फेयर रेम्यूनरेशन। देखिए क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि जो भी एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सबको क्या मिले, फेयर रेम्यूनरेशन मिले, यानी कि जितनी जिसकी मेहनत उतना हक उसे दे दिया जाए। तो ये किसकी ड्यूटी बनती है, ये मैनेजर्स की ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर करें कि ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉई, हर एक वर्कर को उतना रेम्यूनरेशन मिल रहा है जितना उसका क्या है, काम है। तो देखिए अगर क्या होगा, रेम्यूनरेशन फेयर नहीं मिलेगा, ठीक है, रेम्यूनरेशन मतलब जितना भी मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी फॉर्म में टोटली जितना भी ऑर्गेनाइजेशन एक वर्कर को या एम्प्लॉय को दे रही है, दैट इज रेम्यूनरेशन। एक तो देखिए सैलरी दी जाती है या वेजेस दिए जाते हैं, इनके अलावा जो अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं,
तो ये उतने होने चाहिए जितनी एक एम्प्लॉय या फिर वर्कर क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अब देखिए, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपसे कंपनी दिन रात काम ले रही है, ये भी काम करो, वो भी काम करो, ऐसे काम करो, वैसे काम करो, एग्जैक्ट काम होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, और जितना आपने काम किया उतनी सैलरी आपको दी नहीं गई, तो आप कंपनी में कितना टाइम काम कर लोगे, 1 महीने, 2 महीने, और उसके बाद जैसे ही आपको कोई अदर कंपनी में अच्छा पैकेज मिले, आप उस कंपनी में जॉब ले लोगे और पुरानी जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी छोड़ दोगे। ऐसा ही ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को फेयर रेम्यूनरेशन नहीं दिया गया, तो जैसे ही अच्छी अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को मिलती है, वैसे ही वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और अगर उनमें से कुछ अच्छे एम्प्लॉयज या अच्छे वर्कर्स हुए, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं, मतलब जो सक्सेस की तरफ जा रही थी वो अनसक्सेस की तरफ जाने लगेगी, मतलब कि फेलियर की तरफ जाने लगेगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयज को क्या देना चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, कंपनी को जितनी जिसकी मेहनत उतना उसे हक दे दिया जाए। देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्लस नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। कंपनी को क्या करना है, एक एम्प्लॉय को मॉनेटरी इंसेंटिव्स देने हैं प्लस नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स देने हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव्स में क्या आ गया, कंपनी ने क्या किया, सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब कंपनी क्या करती है कि डेली घर से कंपनी आने का और कंपनी से घर वापस जाने तक का जितना भी किराया लगता है या जितना भी खर्चा लगता है एम्प्लॉय को, वो भी कैश में दे रही है सैलरी के साथ। क्या है ये, मॉनेटरी इंसेंटिव्स है, ठीक है। और ये लगा लीजिए कि कंपनी में काम करते हुए अगर एम्प्लॉय का, मतलब अगर कुछ खाने पीने का खर्चा है तो भी कंपनी वो उसे दे रही है कैश में, और अगर जो एम्प्लॉय है उसके जो बच्चे हैं, अगर वो उनकी स्टडी का खर्चा भी कंपनी दे रही है तो वो भी मॉनेटरी इंसेंटिव्स है, ठीक है। तो ये सब अगर कंपनी प्रोवाइड करा रही है, अगर एक एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ये सब इंसेंटिव्स अगर कंपनी देती है सैलरी के साथ में, तो क्या वो एम्प्लॉय कंपनी को छोड़कर कहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई है। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या हो सकते हैं, अब एम्प्लॉय है, सोचो किसी और शहर से आकर के इस शहर में कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया है उसने, तो उसने जो घर लिया होगा रहने के लिए, हो सकता है वो रेंट पे लिया हो, तो कंपनी क्या करे, या तो अगर देखिए वो मॉनेटरी इंसेंटिव बन जाएगा अगर कंपनी रेंट कैश में दे देगी कि ये लो भाई तुम्हारे घर का किराया कंपनी की तरफ से है, तो मॉनेटरी इंसेंटिव बन जाएगा। लेकिन अगर कंपनी से घर ही किराए पर लेकर दे दे कि तुम्हें किराया भाड़ा देने की जरूरत नहीं है, चलो ये घर कंपनी की तरफ से मतलब किराए पर रख लो, ठीक है, तो अब किराया नहीं देना पड़ रहा, क्या है ये, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। और या फिर ये लगा लो कि घर से कंपनी और कंपनी से घर तक के जाने का खर्चा ना देकर के कंपनी कैब फैसिलिटी दे देगी आपको, कैब घर से कंपनी लेकर आएगी और कंपनी से घर तक वापस कैब आपको छोड़कर जाएगी, तो ये भी क्या है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स है। तो इस तरह की चीजें अगर कंपनी करती है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे रही है विद सैलरी और वेजेस, तो ऐसे में जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या जो हमारे वर्कर्स हैं वो क्या होंगे, कंपनी को छोड़कर जाएंगे ही नहीं, कंपनी में रहेंगे, कंपनी में वो सेटिस्फाई है, और क्या होगा, वो फुल डेडिकेशन से काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब देखिए, एक एम्प्लॉय वो कंपनी में काम कर रहा है, जितनी सैलरी उसे मिलती है उतनी सैलरी वो ले रहा है, लेकिन क्या हुआ कि महंगाई बढ़ गई, और जो अब महंगाई बढ़ी है तो ये बेचारा जो एम्प्लॉय है उसका खर्चा भी बढ़ेगा। तो जब महंगाई बढ़ी, उसका खर्चा बढ़ा, तो कंपनी को चाहिए, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो क्या करे, उस एम्प्लॉय की सैलरी को भी इंक्रीज कर दे, सैलरी में भी कुछ इंक्रीमेंट कर दे, ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएगा। तो रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है, वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा लेकिन कंपनी उस पर पैसा लुटाए जा रही है कि ले भाई ये भी ले जा, ये भी ले जा, तो ऐसे में जो अदर एम्प्लॉयज हैं वो जेलस फील करेंगे, ठीक है, हो सकता है उससे अच्छा कोई और एम्प्लॉय हो तो वो छोड़कर चला जाएगा कंपनी को, भाई इस पर तो कंपनी पैसे लुटा रही है, नहीं। Remuneration should be fair according to the hard work done by or employee in the organization. Clear? अब इसके हम देखते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव इफेक्ट। अगर इस प्रिंसिपल को
फॉलो किया जाता है तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहला एम्प्लॉयज़ के लिए, देखिए एम्प्लॉय, मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, मुझे सैलरी भी मिल रही है, मुझे घर भी दे दिया कंपनी ने, मुझे कैब भी दे रही है कंपनी की, इस पर तुम कंपनी आना और इसी पर तुम वापस घर जाना, तो मैं क्या हूँ उस कंपनी में, मैं क्या रहूँगी, सेटिस्फाई रहूँगी। तो एम्प्लॉयज़ विल बी सेटिस्फाइड या फिर सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज क्या है, सेटिस्फाई है। अब और क्या हो सकता है कि जो लेबर टर्नओवर रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्लाइन इन लेबर टर्नओवर रेट। अब देखिए ये क्या है लेबर टर्नओवर रेट, जरा समझते हैं। लेबर टर्नओवर रेट इज दैट रेट इन विच जो लेबर है हमारे, जो मतलब जो वर्कर्स हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रही है। सोचिए हम बात करते हैं कि पूरे साल में 5% जो हमारे लेबर्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके चले जाते हैं, मतलब अदर कंपनीज की तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी लेबर टर्नओवर रेट हो गई, यानी कि वो रेट है जिससे हम ये देख रहे हैं कि लेबर टर्नओवर क्या है, मतलब किस रेट से लेबर छोड़कर जा रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम फेयर रेम्युनरेशन दे रहे हैं, अदर फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, तो ये रेट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सोचो पहले 5% थी, अब ये कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी। याद रखना ये पॉजिटिव इफेक्ट में आपको लिखना है डिक्लाइन इन लेबर टर्नओवर रेट, कहीं गलती से लिख दिया कि इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर रेट, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका वायलेटिंग इफेक्ट बन जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, डिक्लाइन इन लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट समझ में आया। अब तीसरा क्या होगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज काम करेंगे वो कैसे काम करेंगे, खुशी से काम करेंगे। क्यों, कंपनी इतना अच्छा कंपनी इतनी अच्छी फैसिलिटीज दे रही है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, जो सभी प्रिंसिपल्स का होता आया है कि इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेंगे, एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे, एम्प्लॉय जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, और जो लेबर टर्नओवर रेट है वो क्या होगी, डिक्लाइन, कम होगी। क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अब जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो मतलब छोड़कर नहीं जाते हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। तो डिक्लाइन इन लेबर टर्नओवर रेट। अब इसके वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, जरा देखते हैं। आपको देखिए जब भी ये प्रिंसिपल्स लर्न करना है या फिर जब भी आप इन प्रिंसिपल्स का कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स और वायलेटिंग इफेक्ट्स प्रिंसिपल्स के साथ साथ करने होते हैं। तो आप क्या किया कीजिए कि जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उन्हें देख लीजिए एक बार बिल्कुल अच्छे से, पूरी कंसंट्रेशन से, जैसे आपको याद रहेगी कि इस प्रिंसिपल के क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। जब आपको किसी प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट्स याद रहेंगे तो उसके बाद वायलेटिंग इफेक्ट्स खुद से ही बन के जाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, इनको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर बोला कि इम्प्लॉयज विल बी सेटिस्फाई, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते तो इम्प्लॉय हमारे सेटिस्फाई है। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, इफ वी आर वायलेटिंग दिस प्रिंसिपल, देन क्या होगा कि हमारे इम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। क्या होगा, इम्प्लॉयज विल नॉट बी सेटिस्फाई, या फिर आप लिख सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारी कंपनी से सेटिस्फाई नहीं है और वो हमारी कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे जैसे ही उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब सोचिए अगर किसी एम्प्लॉय को आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो बेचारा फंस कर कंपनी में काम करता रहेगा, जैसे ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली वो हमारी कंपनी को छोड़ करके भाग जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो लेबर टर्नओवर रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर रेट की जिस रेट से एम्प्लॉयज छोड़कर जा रहे हैं वो रेट बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा एम्प्लॉयज छोड़कर जाने लगेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेयर रेम्युनरेशन नहीं दे रही है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज, या फिर अब एम्प्लॉयज फुल डेडिकेशन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेंगे। डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। तो क्लियर है ये फेयर रेम्युनरेशन
दो प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। पहला क्या था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। अब हमने डिस्कस किया फेयर रेम्युनरेशन। अब हम एक और प्रिंसिपल कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए इस प्रिंसिपल का जो एग्जैक्ट नेम है वो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के साथ इसे बोला जाता है क्या, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। तो देखिए इस प्रिंसिपल को आपको समझना पड़ेगा, आपको इसके नाम से नहीं पता चलेगा। हाँ, जब आपने कंसेप्ट को समझ लिया फिर आपको नाम से समझ में आ जाएगा। देखिए इस प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना जरूरी है कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। जब आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई तो आपको ये पूरा प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। सेंट्रलाइजेशन क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास है, हायर अथॉरिटी के पास है। और हायर अथॉरिटी कौन है हमारे कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारे मैनेजर्स हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं या जो भी हमारे मैनेजर्स हैं उनके पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर है। वो डिसीजन लेंगे, छोटे से छोटे डिसीजन से लेकर बड़े से बड़ा डिसीजन कंपनी में सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स ही लेंगे। उनके अलावा कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो खुद से थोड़ा सा भी कुछ डिसीजन किसी भी सिचुएशन में नहीं ले सकते हैं। तो ये है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट है कि जितने भी डिसीजन है वो सारे के सारे किसके ऊपर छोड़ दिए हमने, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि जो हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। जाओ तुम सारे डिसीजन लो, हम मैनेजर्स आराम से बैठेंगे, हम कोई काम करने वाले नहीं हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजर निठल्ले बैठे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, दे आर सिटिंग जस्ट आइडल। लेकिन जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो सब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, सब काम सबऑर्डिनेट्स के हाथ में है। तो अब आप बताइए ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, क्या सेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जाए या डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जाए। अब अगर सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं तब क्या होगा, अब सारे डिसीजंस मैनेजर्स के हाथ में हैं, उनका वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाएगा, अब इतना ज़्यादा काम करना है, इतने ज़्यादा डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो डिसीजन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिसीजन कम इंपॉर्टेंट, चाहे मोर इंपॉर्टेंट है कोई डिसीजन या लेस इंपॉर्टेंट है। तो सभी जब डिसीजंस मैनेजर लेंगे तो हो सकता है लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस के चक्कर में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो डिसीजंस को कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर दें, मतलब या जल्दबाजी में डिसीजन ले लें, तो हमारी कंपनी फिर फेलियर की तरफ जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, जब सेंट्रलाइजेशन है तो अब सारे डिसीजंस मैनेजर्स खुद लेंगे, एम्प्लॉय कुछ भी नहीं कर सकता। एम्प्लॉय को जैसा बोला इधर से इधर बैठ तो एम्प्लॉय इधर से इधर ही बैठेगा, वो अपनी मर्जी से इधर से उठ के इधर भी नहीं बैठ सकता। तो ऐसे में एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, मैं क्यों काम कर रहा हूँ इस कंपनी में जब मुझे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जा रही, जब मुझे कुछ भी छोटे से छोटा डिसीजन लेने की भी पावर नहीं है, क्या मैं इतना समझदार भी नहीं हूँ। तो एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई नहीं है और मैनेजर भी बेचारा जल्दबाजी में काम कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड है मैनेजर के ऊपर भी, तो ये सिचुएशन भी सही नहीं है। फिर क्या करें, डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, जो सबऑर्डिनेट्स हैं लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस तो बहुत अच्छे से ले लेंगे, ठीक है, लेकिन जो मोर इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जब पॉलिसीज बनाने की बारी आई तो सबऑर्डिनेट्स के हाथ में छोड़ देंगे क्या, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो अब क्या करें, ना तो हम सेंट्रलाइजेशन कर सकते ना हम डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना तो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना ही डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है कि ना तो सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करो ना डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करो। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि जो डिसीजन हमारे मोर इम्पॉर्टेंट हैं वो कौन ले लें, मैनेजर्स। मैनेजर्स के हाथ में छोड़ दो, पॉलिसीज बनाओ, प्लान्स बनाओ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करो, वो सब मैनेजर्स के हाथ में छोड़ दो। और जो हमारे डिसीजंस हैं दैट आर लेस इम्पॉर्टेंट, ऐसे डिसीजंस को किसके हाथ में दे दो, सबऑर्डिनेट्स के हाथ में दे दो। अब एक वर्कर है बेचारा, उसको रॉ मटेरियल इशू कराना है स्टोर मैनेजर से, स्टोर कीपर से सॉरी,
कि अब काम करते करते रॉ मटेरियल खत्म हो गया, वो कहाँ जाएगा, स्टोर कीपर के पास जाएगा, भाई इतना रॉ मटेरियल निकाल के दे दे मुझे, प्रोडक्शन करना है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। अगर सेंट्रलाइजेशन है तो क्या होगा, वो यही इतनी सी बात टॉप लेवल मैनेजर तक जाएगी कि भाई रॉ मटेरियल निकाल के देना है, दे क्या नहीं दे, तो इतने में तो वो पता नहीं 2-3 यूनिट्स बना चुका होता, ठीक है। तो ऐसे में इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर लिया। अगर छोटे मोटे डिसीजन है तो चलो सबऑर्डिनेट्स ले लेंगे, अब स्टोर कीपर के हाथ में है कि एक दिन में वो इतना मटेरियल इशू करके दे सकता है रॉ मटेरियल, तो ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन ने दे दिया। अब पॉलिसीज बनानी, प्लान्स बनाने हैं, तो ये डिसीजन किसके हाथ में छोड़ दिए हमने, हमारे जो मैनेजर्स हैं उनके हाथ में है मोर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए एक एग्जाम्पल तो यही रहा कि रॉ मटेरियल जो इशू करना है स्टोर से, मतलब अगर किसी वर्कर को, मैं वर्कर हूँ, मैं प्रोडक्शन करती हूँ, तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मैं स्टोर कीपर के पास जाऊँ, और स्टोर कीपर के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो इतना रॉ मटेरियल एक दिन में इशू करके दे सकता है, ठीक है। अब इतना डिसीजन वो ले सकता है कि आज के लिए मुझे और रॉ मटेरियल इशू कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, तो वो डिसीजन अगर ये ले लेगा, लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे सबऑर्डिनेट ले लेगा, तो उसमें हमारा काम और इजी हो जाएगा, क्विकली काम होगा, ठीक है। और अगर कि ये डिसाइड करना है कि जो रॉ मटेरियल परचेज करना है वो किससे, किस मार्केटिंग मैनेजर से परचेज किया जाए, ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो ये किसके हाथ में छोड़ दिया जाए, हमारे मैनेजर्स के हाथ में छोड़ दिया जाए। या फिर अगर जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं उनके हाथ में छोड़ दो कि अगर वर्कर्स को लीव देनी है, वर्कर्स को अगर लीव पे जाना है तो कितनी छुट्टी देनी है, तो ये सुपीरियर के हाथ में छोड़ दो कि ठीक है तुम देख लेना, अपने हिसाब से वर्कर्स को लीव दे देना, तो ये लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन है, छोड़ दिया सबऑर्डिनेट्स के हाथ में, ठीक है। इसी तरह से अगर फिर वही की प्लानिंग करनी है फ्यूचर के लिए, या फिर किसी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, तो ये काम सुपीरियर के हाथ में थोड़ी छोड़ सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी आई है तो हो सकता है हमें नई मशीनरी की जरूरत हो, अब मशीनरी खरीदनी है, तो जब मशीनरी खरीदनी है, क्या ये सुपीरियर डिसीजन ले लेगा हमें कौन सी मशीनरी खरीदनी है, नहीं, ये डिसीजन कौन लेंगे, हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स। क्लियर होगा आपको, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या था, सभी डिसीजंस किसके हाथ में है, हमारे मैनेजर्स के हाथ में, हमारे हायर अथॉरिटी के हाथ में है। और जो डिसेंट्रलाइजेशन वो क्या है कि सभी डिसीजन सबऑर्डिनेट्स के हाथ में है, मैनेजर्स बस खाली बैठे देख रहे हैं कि कैसे सब जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग सबऑर्डिनेट्स के हाथ में, सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग हमारे हायर अथॉरिटी के हाथ में। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, क्या हमें सेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है, नहीं, क्या हमें डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है, नहीं, हमें क्या फॉलो करना है, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। और इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है, डिसीजन दैट आर मोर इम्पोर्टेंट, वो किसे लेने दो, हमारे जो हायर अथॉरिटी, जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स, उन्हें लेने दो, और जो डिसीजन हमारे लेस इंपॉर्टेंट है वो किन्हें लेने दो, सबऑर्डिनेट्स को लेने दो। तो ये था हमारा प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, या फिर जो इसका एक्यूरेट नेम है दैट इज इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। क्लियर। अब हम देखते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या रहते हैं। अब अगर देखिए ना, तो सेंट्रलाइजेशन है हमारे पास, ना ही डिसेंट्रलाइजेशन है, हमारे पास क्या है, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। तो इसका सबसे पहला जो पॉजिटिव इफेक्ट होगा वो क्या होगा कि जो हमारी हायर अथॉरिटी है उसका बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्लाइन इन द बर्डन ऑफ मैनेजर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं डिक्लाइन इन अननेसेसरी बर्डन ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स के ऊपर जो अननेसेसरी बर्डन रहता है सेंट्रलाइजेशन के होने से, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो क्या होंगे, यानी कि जो मोर इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो इन मैनेजर्स के हाथ में दे दिए, तो जो डिसीजन लिए जाएंगे वो एकदम एक्यूरेट डिसीजन लिए जाएंगे, एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग। ठीक है। और देखिए थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, अब जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो एक्यूरेट डिसीजन ले रहे हैं, एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनके हाथ में भी तो डिसीजंस हैं, लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस सारे उनके हाथ में हैं, तो क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा,
इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। उन्हें लगेगा कि हाँ मेरे पास भी पावर, मेरे पास भी अथॉरिटी है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लियर। अब हम देखते हैं इसके वायलेटिंग इफेक्ट्स। क्या है इस प्रिंसिपल के वायलेटिंग इफेक्ट्स? अगर सेंट्रलाइजेशन, देखिए अगर इस प्रिंसिपल को हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन नहीं है, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो सेंट्रलाइजेशन होगा हमारी कंपनी में या फिर डिसेंट्रलाइजेशन होगा। अगर सेंट्रलाइजेशन होता है तो क्या होगा कि जो डिसीजन लेंगे हमारे जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो जल्दबाजी में ले लेंगे, ठीक है, तो वो जो डिसीजन लेंगे वो एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो सारे जो डिसीजन है वो सबऑर्डिनेट्स के हाथ में है, तो ऐसे में वो क्या लेंगे, वीक डिसीजन लेंगे। वीक डिसीजंस बाय सबऑर्डिनेट्स इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि जो हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं अब हमने उनके हाथ में दे दिया सब कुछ, तो वो अब उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो क्या हो सकता है कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो कैसे डिसीजन ले लें, वो वीक डिसीजन ले लें। मतलब जो एक टॉप लेवल मैनेजर की एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो उन्हें डिसीजन लेने चाहिए थे वैसे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसकी तरफ जा रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो जा रही है वो किसकी तरफ जा रही है, फेलियर की तरफ जा रही है। और अगर जो हमारे इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो सेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होगा, जो हमारे सुपीरियर्स जो डिसीजन लेंगे वो कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, रॉन्ग डिसीजंस by managers in case of centralization। सेंट्रलाइजेशन का केस है तो जो हमारे मैनेजर्स हैं वो कैसे डिसीजन लेंगे, वो रॉन्ग डिसीजन लेंगे। अब अगर सेंट्रलाइजेशन का केस है, थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं वॉलेटिंग इफेक्ट, अगर सेंट्रलाइजेशन का केस है तो अननेसेसरी वर्कलोड हो जाएगा किसके ऊपर, अननेसेसरी वर्कलोड ऑन मैनेजर्स, ठीक है। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन का केस है तो अननेसेसरी वर्कलोड ऑन सबऑर्डिनेट्स, अननेसेसरी वर्कलोड ऑन सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये चौथा बन जाएगा वॉयलेटिंग इफेक्ट। एक फिफ्थ वॉयलेटिंग इफेक्ट बन सकता है क्या, कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं सेंट्रलाइजेशन के केस में उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तो डिक्रीज इन द एफिशिएंसी या फिर डिस्करेजमेंट टू द एम्प्लॉयज इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो समझ में आया आपको सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, और हमें क्या अडॉप्ट करना है, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करना है। क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे और क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, सॉरी वॉलेटिंग इफेक्ट्स होंगे। तो वॉलेटिंग इफेक्ट्स जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो याद रखिए वॉलेटिंग इफेक्ट्स हम दोनों तरीके से बताएंगे। वॉलेटिंग इफेक्ट मतलब अगर हम इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहे तो दो केसेस अराइज हो गए ना यहाँ पर, कि या तो हम सेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं या फिर हम डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो सेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होगा और डिसेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होगा, ये हमें वॉलेटिंग इफेक्ट्स में बताना है। सबसे पहले हमने देखा कि वीक डिसीजन लेंगे हमारे सबऑर्डिनेट्स अगर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। रॉन्ग डिसीजंस लेंगे हमारे मैनेजर्स अगर क्या है, सेंट्रलाइजेशन है। unnecessary workload on managers if there is centralization, unnecessary workload on subordinates if there is decentralization सॉरी। और क्या होगा कि सेंट्रलाइजेशन के केस में जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, यानी कि वो किसी भी तरह से इनकरेज नहीं हो पाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारी तो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है।
तो आई होप आपको ये तीनों प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। ऑर्डर क्या किया था हमने, रेम्यूनरेशन किया था, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किया था। आपको ये समझ में आए प्रिंसिपल्स, और आपको सभी प्रिंसिपल साथ ही साथ करने हैं ताकि कोई भी कंसेप्ट आपका छूटे नहीं। हम कोशिश करेंगे जल्दी ही जो अगले वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें ये चैप्टर कंप्लीट कर दें। तो थैंक यू।